बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब शहीद की तकरीब में शिरकत करने के बाद तुर्की के दौरे के सिलसिले में इस्तांबुल में मौजूद हैं, जहां उनकी आज मुलाकात हुई तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान साहब से। दो तरफा मुलाकात में जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और तुर्की के, जिसकी एक तारीख है और एक ज़बरदस्त किस्म की तारीख है, जिसमें बहुत ज़्यादा यगानगत पाई जाती है, यकसुई पाई जाती है, उसका अहाता किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पे कहा कि अब इन ताल्लुकात में नई जहतों की ज़रूरत है, बिलखसूस इक़्तिसादी मैदान में किस तरह मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है और जो दो तरफा तिजारत का हुजम है $5 अरब, उस हदफ के हसूल के अज़म का अयादा किया। तुर्की के सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने का माइलस्टोन है, उसके बाद हाई लेवल टेक्निकल टॉक्स, उस पर पाकिस्तान की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया, खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा कि वो तुर्की के जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इनकरेज करेंगे कि वो पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी करें। इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जो कि अब मैदान सज किया है उस पर बात कर रहे होंगे। जो कागजात नामजदगी जमा कराने का प्रोसेस जो है हतमी मराइल में है और उसके साथ साथ हमने देखा है कि 27 जुलाई को पोलिंग होने जा रही है। सियासी जमातों ने जो है वो अपने प्लान्स बना लिए हैं कन्वेसिंग के, और साथ साथ में जो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया है। इस हवाले से बहुत से मुबशिरीन की राय में कि कोई भी सियासी जमात पार्लिमानी फोरम को नहीं छोड़ती। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, दफ्तर खारजा के तर्जुमान। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में वक्त देने के हवाले से। सर, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात, जैसे मैंने कहा, इसकी बड़ी ज़बरदस्त तारीख है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसका अहाता भी किया। चाहे वो खुशी की बात लम्हात हों या गम के, हमेशा तुर्की और पाकिस्तान ने एक दूसरे का साथ किया। नेचुरल कैटास्ट्रफीज भी आई हैं और जब पाकिस्तान को सपोर्ट हुई या तुर्की को सपोर्ट हुई, पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट में रहे। नई जहद की बात हो रही है, अब आजकल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात चल रही है। आप समझते हैं पाकिस्तान और तुर्की में पोटेंशियल जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए पॉलिटिकल विल पाई जाती है, अब उसका फॉलोअप होना चाहिए? जी, आपने जिस तरह इब्तदाइये में कहा, पाकिस्तान के तुर्की के साथ तो ताल्लुकात हमेशा ही अच्छे रहे हैं। अगर किसी मुल्क में पाकिस्तान की बहुत इज्जत की जाती है पाकिस्तानियों की, तो वो तुर्की है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, तुर्की जो है उसने पिछले 20 साल में खुसूसन तुर्को ओज़ाल साहब जब सदर बने उस वक्त से एक बाकायदा अपना एक, जिसे कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मोड़ लिया अपनी इक़्तिसाद के लिहाज से जी। और एक ज़माना था कि ये इनका जो लीरा है, जो उनकी करेंसी है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कोई उसकी कदर कीमत में नहीं इजाफा होता था, बल्कि गिरती चली जाती थी। लेकिन आज आप देखें कि वो मुल्क जो है वो बाकायदा जो G20 है, टॉप 20 इकोनॉमीज में आ गया है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान उनसे सीख भी सकता है बहुत कुछ, क्योंकि वो कहीं पीछे थे लेकिन 20 सालों में उन्होंने काफी तरक्की की है। तो और दोस्ती का भी है। तो पॉलिटिकल विल की जो आपने बात की, वो कमी कोई नहीं है जी, बिल्कुल पॉलिटिकल विल की कोई कमी नहीं है और आपस में कर भी सकते हैं। सिर्फ जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह SIFC बना है, मिसाल के तौर पर मैंने तकरीर में सुना वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र करते हुए जी, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टर्किश बिजनेसमैन के लिए भी चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी चाहिए। और मैं अगर ये कहना आप इजाजत दें, कहूंगा कि पाकिस्तानी अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ सनतें लगाते हैं वो VIPs हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट करते हैं। सारी जो जॉब है वो सरकार नहीं दे सकती है ना, ये मुमकिन ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर देता है। तो इसलिए अगर तुर्की के लोग आते हैं, चूंकि हमारी खैर सगाली भी है, जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ, पाकिस्तानी इन्वेस्टर के साथ, तो ये एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त ओपनिंग पाकिस्तान के लिए बन सकती है और उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद डेवलपमेंट है। जी सर, ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जब जंग चल रही थी उस दौरान भी पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें हो रही थी। जब ये आर्जी सीज़ फायर हुई उस दौरान भी हुई और फिर इस्लामाबाद
टॉक्स और फिर टेक्निकल लेवल टॉक्स, ये जो नई इलाकाई सफबंदी है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि तुर्की बहुत पेश है, हमने देखा है उनके अमेरिका के साथ भी बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। आप देखें कि इसराइल और तुर्की में भी आजकल ज़रा जो है वो चपकलिश है, बढ़ रही है, लेकिन अमरीकी सदर जो हैं वो बड़े मुतरफ हैं रजब तैयब अर्दोआन साहब के, और पाकिस्तान और तुर्की के भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की का भी डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहा है, बिलखसूस एयरफोर्स के हवाले से, एयरक्राफ्ट्स के हवाले से। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये नई आप देख रहे हैं आप इलाकाई सूरत में सफबंदी जिसमें तुर्की और पाकिस्तान भी साथ साथ खड़े हैं? देखिए, आज आपने शायद कल जिक्र कर दिया होगा, लेकिन आज ईरान के अंदर भी बहुत आपने जी देखा जोश खरोश, वहां पे लोग आए हुए हैं, बिल्कुल। उनके अपने जो अकीदत का इजहार कर रहे हैं, अपने जो उनके रहबर चले गए थे दुनिया से आयतुल्लाह खामेनेई और वो साहब जी। शहीद हुए हैं। जी जी। जी जी। और आपको पता है कि अली खमीनाई साहब एक अपना दर्जा रखते थे रहबर के हवाले से, लेकिन बिल्कुल। शहादत का एक खास, आपको पता है, उसके जज्बे की बड़ी कदर की जाती है ईरान के अंदर। तो लोग आए, लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिग्नल भी था। ये एक पॉलिटिकल सिग्नल था कि भाई आप अमेरिका को भी के देखे, ईरानी कौम मुत्तहिद है। फिर आपने देखा कि वहां पे मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आए, उनके साथ आयतें मुख्तलिफ कुरान मजीद की पढ़ी गई, तो एक इस्लामिक सॉलिडेरिटी का भी एक पैगाम भेजा गया। अच्छा, ये लिंक अप करता है इस मुल्क में एक जो नया, इस पूरे खिते में एक नया रीजनल ऑर्डर बनना है। उसके लिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र पहले ही आपस में बातचीत कर रहे थे, और ये ख्याल किया जा रहा है कि अब ईरान जो है वो और खलीजी रियासतों के दरमियान जो फासले होते थे, जिसकी वजह से खलीजी रियासतें अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला लेती थी, कभी इसराइल के साथ जुड़ती थी, अब वो लगता है कि इनके फासले कम हो सकते हैं। तो ये जो रीजनल ऑर्डर है, इसमें पाकिस्तान और तुर्की को भी वो शामिल कर रहे हैं, यानी ईरान और खलीजी रियासतें, पाकिस्तान और तुर्की, और शायद मिस्र भी शामिल हो। तो ये आप एक देख रहे हैं कि एक नया रीजनल ऑर्डर बन रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान और तुर्की बिल्कुल साथ साथ एक हम आहंग होकर इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, जो मैं समझता हूँ इस खित्ते के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और पाकिस्तान और तुर्की की अपनी दोस्ती के लिए तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। आपने सही कहा कि रजब ये तैयब अर्दोआन जो है वो बड़े जबरदस्त कायद हैं वहां के, और उन्होंने पिछले तकरीबन 2 दहाइयों में जो काम करके दिखाया है वहां पे। पहले आपको पता है मेयर थे इस्तांबुल के जी। तो वो सबके सामने है, उनके खिलाफ साजिशें भी हुई, उनके खिलाफ एक वो भी हुआ, लेकिन उन्होंने तुर्की को अपनी मंजिल से हटाया ना, और वो भी पाकिस्तान को बड़ी मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान की क़यादत भी उनसे बड़ी मोहब्बत करती है। तो मुझे लगता है कि ये इस वक्त खित्ता जो है ना, एक नई करवट बदल रहा है, और इस खित्ते में इंशाल्लाह पाकिस्तान और तुर्की दोनों का बड़ा किरदार होगा। जी सर, टूवर्ड्स द एंड बताएगा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप तो माशाल्लाह इसके एक्सपर्ट हैं, आपने तो पूरी अपनी लाइफ जो है डेडिकेट की है डिप्लोमेटिक मैनूवर्स में और डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स में। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कितने डिविडेंड्स दे सकती है? हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं वो इक्तिसाद की बात करते हैं, इक्तिसादी जहद की बात करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि बड़े पुराने ताल्लुकात हैं तुर्की और पाकिस्तान के, लेकिन अब इसमें नई जहद को ऐड होना चाहिए। देखिए, 1970 का चीन देखिए जी, इक्तिसादी लिहाज से, और आज का चीन देखिए। यस। वो चीन तन्हा था, आज जो चीन है खाली बेल्ट एंड रोड से पूरी दुनिया के साथ लिंक हुआ है। ये है पावर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, और मैं समझता हूं कि यही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की सबसे अव्वलीन तरजीह बन जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ काम हमें घर पे भी करना होगा। यस। ठीक है, हमारे लीडर्स जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, बिजनेस लेकर आते हैं, वहां पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन घर के अंदर बैठ के भी हमें बहुत सारा काम करना है। हमें अपनी सनत को, मैंने पहले कहा कि प्रायोरिटी देनी है, उसको तरजीह देनी है, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, हमें जितना भी हम मेहनत कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने में और प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि आगे सिक्का सिर्फ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का चलना है। और आपके लिए खुशकिस्मती ये है कि आपका एक चीन पार्टनर है नॉर्थ में, और आपका उधर से अब तुर्की पार्टनर है। तुर्की के अलावा आपका ईरान भी पार्टनर हो जाएगा जब इस पर से सैंक्शंस उठ जाएंगी। सऊदी अरब तो पहले ही पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। आप सोचिए सही कि पाकिस्तान के लिए कैसी मेज सज रही है, जिस पे आप हर किस्म की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान के लिए आइंदा तरक्की की राहें खोल सकते हैं। ये बहुत ही अहम फील्ड होगा, इसकी जितनी भी हम यानी इसके ऊपर जोर दिया जाए उतना कम है। और सर, एंड में नीश मार्केट हमने क्रिएट करनी होगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है मेरे पास बासमती चावल के हवाले से, जो इसकी शनाख्त है
तुर्की में भी ये मामला उठा, भारत क्लेम कर रहा था कि हमारे हैं, जबकि वो एग्जैक्टली पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान ने वो जीता है भारत से केस और उस पर पाकिस्तान मिडिकेट हुआ है। आप समझते हैं कि इस तरह की नीश मार्केट अगर हम क्रिएट करेंगे तो वो हम जो बात करते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी की, और जो जैसे आप कह रहे हैं कि अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ही का सिक्का चलेगा, तो इस तरह के मैनूवर्स हमें करने चाहिए। जी बिल्कुल, नीश मार्केट तो आपकी सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ खाली उसके ऊपर इंसार नहीं कर सकते ना। ज़रूरी जो बरामदात है हमारी, यस, वो लिमिटेड है। हमें जो वो जिसे कहते हैं ना कि प्रोसेसिंग जिसके अंदर ज्यादा हो, जिसमें हमारी जिस तरह वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं, यस, उस तरफ जाना बहुत ही जरूरी है। और एक बहुत ही काम की जो चीज है वो है आप चीन की किसी भी सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए। कोई एक चीज जो है उसको आप नीश के मार्केट की बात कर रहे थे ना, लेट से आप किसी चीज में बटन बनाने लग जाते हैं या किसी चीज में कोई एक सप्लाई चेन के अंदर आप एंटर हो जाए। वियतनाम को मैंने देखा है कि उनका तजर्बा है कि वो खाली सप्लाई चेन में जुड़ने से वो बड़ी तरक्की कर गए। तो इस तरह के काम जो है ना करना चाहिए। और सरकार को भी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सरकार इस वक्त, जबकि हमारा डिप्लोमेटिक प्रोफाइल ऊंचा चला गया है, हमारा मिलिट्री प्रोफाइल बहुत ऊंचा चला गया है, तो माशाल्लाह इस वक्त हमें इकोनॉमिक प्रोफाइल जो है अपना ऊंचा करना है और पाकिस्तान को सप्लाई चेन का हिस्सा बने। चाहे उसके साथ तुर्की के साथ भी जुड़ जाए, उनके भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ भी सप्लाई चेन के अंदर घुसना, ये मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब। आपने बड़े अहम है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं, उसका जो माजी है, जो हाल और मुस्तकबिल, वो बहुत इंशाल्लाह रोशन हो सकता है। और आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तांबुल में मौजूद हैं, जहां उन्होंने B2B बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो है, उस बड़ी अहम नशिस्त थी, उसमें उन्होंने जो टर्किश इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और साथ में जो है वो जो इक्तिसाद के दरवाजे हैं वो भी खुलें, ताकि ये जो ताल्लुकात हैं हमारे, हम इसको एक नई जहत की तरफ डालें और जो $5 अरब का अहदाफ है उसको हासिल करें। छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो आज़ाद कश्मीर की सियासत का रुख करेंगे कि वहाँ पर इंतखाबी मैदान सज रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी पोजीशनिंग कर ली है, उस पर उसका अहाता कर रहे होंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। अपने पैनल का तारुफ करा देता हूँ। बड़ा नुमाइंदा पैनल है आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, मुशर्रफ नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, उनको खुशामदीद कहते हैं। शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा में आपका शुमार होता है, आपका बहुत शुक्रिया। और आबिद अब्बासी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और कश्मीर बिलखसूस आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पर गहरी गिरफ्त रखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 27 जुलाई को और सियासी जमातों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी तैयार कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बायकॉट किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात हैं इसके सबब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। अब आपके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या देख रहे हैं इलेक्शन का मंजरनामा? गिलगित बल्तिस्तान में भी आप लोगों ने कैंपेन चलाई थी, वहां पीपल्स पार्टी सबकत ले गई थी, इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं है। सेनेटर नासिर भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने बड़ा अच्छा मौजू रखा है। सबसे पहले ये बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ और हमारी तादी जमात है पीपल्स पार्टी, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम अपना अपना वो कहते हैं ना कि मंशूर होता है हमारा
और उसका बयानिया अपना होता है हर चीज, तो वो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक जमहूरी तरीका है जी। कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हमने भी इलेक्शन लड़ा, उनको सीटें ज्यादा मिली तो पीएम साहब ने उनको मुबारक दी। इसी का नाम जमहूरियत है। और बाकी जो आपने ये चीज देखी कि ये पीटीआई के भाई हमारे कहते थे हमारे नौजवान सब उधर है अपना गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हम लेंगे, तो वो आपके सामने है। उसके बाद अब आ जाए इधर एजेके आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, ये भाग गए हैं। अच्छा, ये इसलिए भाग गए, जमहूरियत इसका नाम नहीं है। इनको चाहिए थी कोई वो फिर वही फैज हमीद और बाजवा और ये उनके सारे आए थे जब, तो अब इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ कि इसी का नाम है, अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप नाकाम हो चुके हैं, आपको लोग वोट नहीं देते। और याद करें 4 दिन पहले अगर एक वीडियो निकाल लें, इन्हीं के लोगों ने इन्होंने कहा जी हमने अपने नए बंदे जो हैं उनका इंतखाब कर लिया, हम जल्द ऐलान करेंगे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा जी हम तो बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये इनकी सोच है। मैं ये कहता हूँ कि इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अजीब बात है कि ये कहते हैं जी कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वहाँ सब आज़ाद है। पहले ये होता था कि जिसकी हुकूमत है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाता था। हमने ये चीज़ भी ख़त्म की, जमहूरियत इसी का नाम है। जो ज्यादा सीटें लेगा, जिसको अवाम वोट देंगे वो कामयाब हो। जरा मैं पूछता तो जरा मेरे साथ रहेगा शफी जान साहब, वो आपने सुना सेनेटर नासिर भट्ट साहब तो कह रहे हैं आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और जो है वो कोई पार्लिमानी फोरम जो है सियासी जमात नहीं छोड़ती, वो रिग्रेट करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो है अल्लाह गनी कर रहमत करे, उन्होंने कहा था 1985 का इलेक्शन जो कि नॉन पार्टी बेस लड़ा गया था वो पीपल्स पार्टी को बायकॉट नहीं करना चाहिए था, उसका पीपल्स पार्टी को बड़ा सेटबैक मिला और उसके आज भी असरात जो है बिलखसूस पंजाब में नजर आते हैं। तो क्या बेहतर ना था कि आप लोग जैसे जीबी का इलेक्शन लड़ा, 2024 का इलेक्शन लड़ा, आप खैबर पख्तूनख्वा में माशाल्लाह सूबाई वजीर हैं, आप लोग जीत कर है, आजाद कश्मीर का इलेक्शन भी लड़ते? सबसे पहले अनवार साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक कश्मीर की इलेक्शन की बात है तो उसके कई वजूहात है जो तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कराना है, जब वो आपकी खिलाफ वो एजेके का अपना इलेक्शन कमीशन है सर, एजेके का नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। जी जी। देखिए, आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हमारा जो एक निशान था उसको रिस्टोर किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन जो है उस हमारे उस फैसले के खिलाफ फरीक बन के गया और दोबारा हमसे निशान छीना गया। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। दूसरी, इस वक्त कश्मीर में जो हालात है वो आपके सामने है कि कश्मीरी जो अवाम है वो सड़कों पे है। वहां पे जो एक्शन कमेटी है वो मुख्तलिफ इस वक्त एहतजाज की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं। ताकत का इस्तेमाल भी हो रहा है। जो मुआहिदा हुआ वो एक अलग बहस है कि कौन गलत है कौन सही है। इन हालात में वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराना पॉसिबल ही नहीं है। और कश्मीरी अवाम की जो उमंगों की तर्जुमानी है वो तहरीक इंसाफ इस वक्त इसलिए कर रही है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वहां पे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं इन हालात में अपने वोट का आजादाना तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा आप तो या इसको पोस्टपोन करें या कुछ इसको लेट कर लें। और इस वक्त जो वहां पे हालात बने हुए हैं, इन हालात में इलेक्शन नहीं कराया जाता। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है और इलेक्शन प्रोसेस की बात है, भट्ट साहब ने कुछ हवाले दिए। देखिए, पाकिस्तान की किसी कोने में हम इलेक्शन आप करवा लें, जीत इमरान खान की होगी। इन्होंने नए कैंडिडेट्स की बात की, पुराने लोगों की बात की। लोगों का मसला ही नहीं है हमारे लिए। लोगों को सिर्फ इतना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का ये उम्मीदवार है और निशान छीनने के बाद फिर निशान की पहचान उन पे करवा लें। फॉर्म 45 पे किसी का बाप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकता। अच्छा, जीबी इलेक्शन आपने देखा जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस हमारी कम कर दी गई, वो लड़ा लेकिन आपने बगैर निशान के भी लड़ा। जिसमें जीबी इलेक्शन भी बगैर निशान के लड़ा, वहां ये उजर नहीं था जो कश्मीर के लिए। नहीं, देखिए, जीबी इलेक्शन का आप देख ले, हमने जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ अलायंस किया, पोलो मैन उसका निशान था। जब इनको ये पता चला कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार एक निशान पे लड़ रहे हैं, इनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इमरान खान का खौफ इतना था, इन्होंने जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी। अगर हम यहाँ पे किसी और के साथ अलायंस भी करते उस पर भी पाबंदी लग जाती। नून लीग का एक नया वतीरा बन गया अनवार साहब जी कि ये इंतखाबी अमल पे यकीन ही नहीं करते। ये इस इंतखाबी अमल में जो है अकेले दौड़ना चाहते हैं और अकेले भी दौड़ रहे हैं, फिर भी फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंच रहे। तो बात हमारे लिए लोगों की नहीं है, कैंडिडेट्स की नहीं है,
ओके। बात सिर्फ ये है कि जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात की, प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को मिल नहीं रही, तो ये जो वजूहात थे इसकी बिना पे तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया। मैं इसका जवाब लेता हूं भट्ट साहब से, फिर आपसे मैं पूछूंगा जो वो कह रहे थे कि एजीके में क्या हालात इलेक्शंस के हैं, वो आबिद अबाई साहब आपने बता, लेकिन नासिर भट्ट साहब आपने सुन लिया सर, वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करें, प्लेइंग फील्ड ही नहीं है और इंतखाबी अमल में आप अगर अकेले भी जो है वो पार्टिसिपेट करें तो आप फिनिशिंग लाइन नहीं क्रॉस कर सकती, और उन्होंने कहा अगर इलेक्शन हो और खान साहब के कैंडिडेट हो तो किसी का बाप भी नहीं हरा सकता सर। अच्छा जी, अब वो इनका एक बात बता दूं, इनसे पूछें जीबी के इलेक्शन में आपने पुरजोर तरीके से शिरकत की है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी थी, और आपने ये भी कहा कि जी अल्लाह का खौफ करे, वोटर्स हमारे साथ है, हमने जीत जाना है। इनको एक सीट नहीं वहां मिली, इन्होंने देख लिया कि हमारी कोई जो वोटर है हमें कोई भी वोट नहीं दे रहा। एजेके में 3 दिन पहले हर चीज ठीक थी, 3 दिन पहले हर चीज ठीक थी। ये कह रहे थे जी कि वो हमारे नए जो आए कैंडिडेट यही उनके नाम है, बस कल हम अनाउंस कर रहे हैं। बात ये है इनको पता चल चुका है कि हमें लोग अब वोट नहीं दे रहे, पसंद नहीं कर रहे हमें, इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। एक बात याद रखें, अब ये कह रहे हैं जी हमारा निशान, जब आप इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन कमीशन ने आपको निशाने दिए, ये आपका और इलेक्शन कमीशन का मसला है। इन्होंने इधर भी यही काम किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, जल्दी काम किए, इनके वो निशान चला गया। हमारा भी निशान चला गया था, इनको याद कराएं जब साकिब निसार था इनका बर्डी था, चीफ जस्टिस था, गलती से पता नहीं कैसे वो बन गया था, तो उसने मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जब डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन आए, मियां साहब के साइन थे, उन्होंने कहा जी आप कैसे साइन कर सकते हैं, आप तो डिस्क्वालीफाई हैं, आप तो कैदी हैं। तो भाईजान ये कानून आपने बनाया था, हमने नहीं बनाया था। ये उसी बिना पे अब तो आपका बैरिस्टर गौर है ना चेयरमैन पीटीआई का, मुझे आप बताएं कि ये लोग एमएनए जितने बैठे हुए इनके कौमी असेंबली में, ये मैं इसलिए ये बात करने लगा हूं कि इनका वो अवेला, इनका झूठ हर वक्त कहता है कि जी इलेक्शन फेयर नहीं होते। मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन नया आना है, ये पहला भी इन्होंने लगाया था, जो अब तक लगा हुआ ना इमरान खान ने लगाया था। उसके लिए इलेक्शन में रिफॉर्म्स लाएंगे, हुकूमत और अपोजिशन बैठ के बात करेगी। आज तक इन्होंने क्या है जी बैठे जो आके इलेक्शन कमीशन नया लाए, कोई नहीं, इन्होंने कोई बात नहीं करनी, इन्होंने इल्जाम तराशियां करनी है। ये पाकिस्तान इतनी बड़ी कामयाबी आई, इनको खुशी नहीं है, पाकिस्तान मीडिएटर बना, इनको खुशी नहीं है। एक बात बताऊं, ये पीटीआई जिसने अपनी फोर्सेस पे हमले किए 9 मई किया, इन्होंने 26 नवंबर किया, ये अब पाकिस्तान में कोई भी अच्छी चीज आती है इनको ये अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं कि हमें फैज हमीद और बाजवा मिले, हमें वही जहाज मिले तो बार बार के लाते थे जी हमारे साथ मिल गए, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। भट्ट साहब, लेकिन ये हमने देखा बजट सेशन में, मैं आपको सवाल छोड़ जाता हूं, फिर मैं आबिद अबाई साहब से लेके इसका जवाब आप भी दीजिएगा और शफी जान साहब। ये जाती अनवार साहब मुझे मौका दे देना, मैं देता हूं, मैं सिर्फ उनके लिए सवाल एक फ्रेम करता हूं। मैं फिर आबिद अबाई साहब चूंकि कश्मीर टाइम्स के एडिटर भी हैं, आपने चूंकि कहा कश्मीर में इलेक्शन, भट्ट साहब सिर्फ, लेकिन हमने बजट इलेक्शन में देखा कि 3-4 मरतबा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का मुसाफा हुआ बैरिस्टर गौर साहब से, असद कैसर साहब से, महमूद चकजई साहब से। वो बातचीत का अमल कहां पर अटका हुआ है वो भी मैं आप दोनों से पूछूंगा। लेकिन आबिद अबाई साहब, आप जरा बताइएगा, आपको ग्राउंड सिचुएशन का पता है, 45 हल्के हैं, 33 आजाद कश्मीर है, 12 मुहाजिरीन की सीट है। आपने सुना शफी जान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे वहां के हालात की वजह से, आजाद कश्मीर की बात करो, क्या बताएंगे ग्राउंड सिचुएशन क्या है? देखिए, बहुत शुक्रिया अनवार साहब। पहली बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सा ये देख लें कि जो इलेक्शन का माहौल, इंतखाबी हम अमल जिसको कहते हैं, इलेक्शन कैंपेन माजी में हमने देखा कि बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो जाती थी। अब की बार उस तरह हमें वो जोर अभी तक नज़र नहीं आया। दूसरी बात ये है कि जो इंतखाबी अमल है उसमें पोलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब इस्तेकाम, जब इन सारी पार्टीज़ के वो कैंडिडेट जिनको या टिकट नहीं मिल पाए या किसी वजह से वो इलेक्शन में उतरने में उनको दिक्कत महसूस हो रही थी, तो उन्होंने फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाब किया। अब तो वो ज़ाहिर इलेक्शन में जाएंगे। दूसरी जानिब जो खासकर मैं पीटीआई की उस हवाले से बात करूँगा, शायद देखिए इलेक्शन में कभी भी इलेक्शन ऐसा नहीं हो पाया कि जिसमें कहा जाए कि वन पार्टी जो है वो शो हो गई। लेकिन अब की बार तहरीक इंसाफ ने, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में न जाके
एक जरूर गलती की है। आपको याद होगा माजी में इनके 2007 कैंडिडेट्स अनाउंस हुए थे जी नहीं, सिफारिशात सारी मरतब करके उन्होंने मरकजी पार्टी को भिजवा दी थी एजे के चैप्टर ने। एजे के चैप्टर ने, और एजे के चैप्टर के पास अगर मैं बताऊं ना आपको कि पिछले 2021 के इंतखाबात में से जो लोग मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का हिस्सा बने थे, उसमें से 1.5 दर्जन के करीब जो मेंबरान असम्बली हैं वो पार्टी छोड़ गए और वो कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई नून लीग में चला गया, अब कोई इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा बन गया। तो इस लिहाज से अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर कोर उन्होंने नौजवानों को जरूर एक मौका आपकी बार फ्राहम करने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि इंतखाबात में नहीं जा रहे तो डेफिनेटली इसका नुकसान सुन्नी की पार्टी का होना। दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर के अंदर 10 अजला हैं, 33 इंतखाबी हल्के हैं, उन इंतखाबी हल्कों में इस वक्त अगर मुकाबला है तो हम ये देख रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी का है और 3-4 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर आज़ाद कश्मीर की पार्टी। कलअदम कमेटी का वो जिक्र कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमने उनसे यकजहती के लिए जो है वहां हालात ऐसे नहीं हैं। देखिए लोगों के वहां पे डेफिनेटली पब्लिक के अगर इशू है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उसी मैच्योरिटी के साथ वहां पर बात करनी चाहिए, क्योंकि वोट आखिरकार लोगों के जरिए आता है और वही जो है एतमाद का वोट देकर पार्लियामान में अपने नुमाइंदों को भेजते हैं। लेकिन देखना यह है कि अगले स्टेप में फर्ज करें इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद 10 दिन के बाद से ये मामला हल हो जाता है तो फिर देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होगी। ये बड़ा अहम नुकता उठाया। एक छोटा सा मैं आप लोग जैसे से वक्फा करता हूं, वक्फा लेके दोबारा आएंगे और यहीं से सवाल करूंगा कि अगर कलअदम कमेटी के मामला किसी न किसी तरीके से अगर तय हो जाते हैं तो फिर आप लोग रिग्रेट करेंगे इलेक्शन में ना जाना, और वो जो वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया बातचीत के हवाले से, उस पर भी जवाब लूंगा। एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। اقرأ باسم ربك الذي خلق। जी वेलकम बैक। शफी जान साहब बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी आबिद अबाई साहब की कि अगर आप लोग जो है उनके अगर मामला तय हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो दिन है, आज जो है वो 4 जुलाई है और 27 जुलाई को वोटिंग होनी है। वैसे मैं अली मोहम्मद खान साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई भी हालात हो हमें फोरम नहीं छोड़ना, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कहते हैं, जैसे आप लोगों ने केपी में नहीं छोड़ा, तीसरी मरतबा बिला शर्कत खैर इक्तदार में है। सर बिल्कुल मेरी भी ये जाती राय है कि कोई सियासी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हमें इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। ये मेरी जाती राय है अनवार साहब। ये पार्टी ने जिस किस्म फैसला कर लिया है, मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। और ये इस तरह हो सकता है कि शायद मेरी जाती राय एक हो और पार्टी की राय दूसरी हो, क्योंकि जो अक्सरियत की राय होती है आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का फैसला किया है तो कुछ देख के किया होगा। ये फैसला मतलब 3-4 दिन मुसलसल मशावरत के साथ हमने अपनी जो कश्मीर की हमारी सियासी क़यादत है उसको बुलाया, तमाम लोगों ने मिल बैठ के ये फैसला किया, तो इस फैसले में कुछ होगा तो इसलिए लिया गया है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। और भट्ट साहब ने बात कारकर्दगी तो आपने इस हुकूमत की देख ली। ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, किधर गई वो तजुर्बेकार टीम? इस वक्त पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ रही है गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत, आईन इधर है नहीं, कानून मुअत्तल है सारे, महंगाई आप देख ले, पेट्रोल की प्राइसेस आप देख ले, ये किस कारकर्दगी की बात? पेट्रोल की प्राइसेस तो कम हुई है ना सर, पेट्रोल की प्राइसेस तो सर 298 हो गई है ना। अनवार साहब, ईरान और अमेरिका की जंग से पहले 250 रुपए का लीटर था और आज उस रेट पे पेट्रोल आलमी मंडी में आ चुका है जिस रेट पे इस जंग से पहले था। लेकिन पाकिस्तान में आज वही पेट्रोल 305 और 310 का मिल रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? हमारे टाइम पर तो 150 का पेट्रोल था, आलमी मंडी में $120 पर बैरल था। अगर अब हमारी हुकूमत होती और जो सिचुएशन पेट्रोल की प्राइसेस की है तो आज पाकिस्तान में 100 रुपए से कम पेट्रोल मिलता। लेकिन यहाँ पे ये बदकिस्मती देखे कि 66 से लेके 70 के दरमियान कोई आलमी मंडी का रेट है डॉलर में पर बैरल का और पेट्रोल 300 का मिल रहा है। 520 पे लोगों ने ये पेट्रोल डलवाया है। सुन लिया आपने भट्ट साहब? मैं बताता हूँ, ये मेरा शफी जान बेचारे को याद नहीं है, इससे पूछें
कि जब पेट्रोल 100 रुपए का था, डॉलर भी 100 रुपए का था, तो आप लोग जब मुसल्लत हुए, आपको फैज हमीद और बाजवा उठा के लेके आए, आपने वो आरटीएस बंद करके जैसे आपको कि हम मार रहे हैं, हमारे मैं बताने लगा, अब सुने जरा, मैंने आपकी कितनी बात सुनी है। आपने कहा ये हमारी टीम है, असद उमर है, इमरान कहता था हम आएंगे 3 महीने में, इधर से अरबों डॉलर आएंगे, उधर से अरबों डॉलर आएंगे। फिर क्या हुआ, इन नैल लोगों ने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया, हमें दुनिया से आइसोलेट कर दिया। इनकी खारजा पॉलिसी ऐसी थी कि ये कहते थे हमें अमेरिका मिसकाल ही दे दे। सऊदिया नाराज, अमेरिका नाराज, बरतानिया नाराज, इवन के चाइना नाराज। फिर हमने इस नायल टोले को जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। दुनिया ने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। फिर हमने इनको वो तो कह रहे अभी भी डिफॉल्ट के दहाने पे शफीजान साहब कह रहे हैं। मेरी सुने, फिर हमने पाकिस्तान को वापस उसी जगह पे लाया। हमारे जो बाकी ऐसी ताजी जमातें थी जिन्होंने, शफी साहब आता हूं आपके पास, बाकी चीजें बाद शफीजान साहब एक एक करके बोलते हैं वरना समझ नहीं आएगी। पाकिस्तान इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हाँ, इन नायलों को अब ये क्यों बंद है? 190 मिलियन चोरी में ये बंद है, लोगों पे इल्जाम लगाता था और ये चोरी इस पे साबित हुई, अदालत ने की। आज ये चोरी की सजा में अंदर है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान अब किधर खड़ा है? अब हमारे देखिए खारजा पॉलिसी हमारी कैसी है। हम मीडिएटर बने, दुनिया ने हमें मारा, दुनिया ने हमें माना हमें कि हम मीडिएटर हैं। इनके वक्त में एक आया था अभिनंदन, तो इन लोगों, ये प्राइम मिनिस्टर जो मुसल्लत हुआ था इमरान खान, अपोजिशन लीडर थे मियां शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा इमरान साहब फैसला करें, हम आपके साथ खड़े। तो क्या कहता है मैं हमला कर दूं? ये वो लोग थे कहते थे हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है। जब अब आया वो हिंदुस्तान ने हमला किया, वही पाकिस्तान, वही हम न्यूक्लियर पावर है, वही फौज है, लेकिन लीडर बहादुर है आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। हमने फिर दुनिया के साथ अपने रवाबत बहाल किए। खारजा पॉलिसी हमारी आज देखें, हमने हिंदुस्तान को वो पेट्रोल का जिक्र कर रहे हैं सर, अमेरिका चला गया। मैं सर खारजा पॉलिसी तो A1 है, उस पर तो कोई दो राय नहीं। वो कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं है। ना दो राय नहीं है ना, तो आपके वक्त में क्या था? आपके वक्त में आपसे कोई बात नहीं करता था, आप कहते हैं अमेरिका में फोन ही मिस कॉल ही दे दे। अब अमेरिका का सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो 10 दफा पाकिस्तान का नाम लेता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेता है, आसिम मुनीर का नाम लेता है। मुझे ये फर्क है आपने और हमने। आप जब आपको हटाया गया, आपने 30 रुपए पेट्रोल सस्ता करके, तो इमरान खान ने कहा मैंने IMF से मुआहदा तोड़ दिया है, मैं ऐसी माइंस बिछा के जा रहा हूँ, पाकिस्तान अपनी डगर पे नहीं आएगा। आप ये लोग हैं, आप लोगों ने अपनी फोर्सेस पे हमले किए, आपने 9 मई किया, आपने GAQ पे हमला किया। कौन सियासी जमात ये करती है? सर अब आपको बातचीत का दरवाजा खुला है जो वजीर आजम साहब हालत में चलेंगे कि आप आजाद कश्मीर से भी भाग गए। सर ये तो आपका दोनों का बयानिया है, कोई बातचीत से मामला आगे बढ़ सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर बताऊं वो भी मैं बताता हूं। देखिए PM साहब ने एक टीम, आपको पता है एक कमेटी बनी थी जिसके मीडिएटर, जिसका ब्रिज बने थे अपना स्पीकर यार सादिक साहब। जी 2 मीटिंगें की इन्होंने भी अपनी टीम बनाई, तो हुकूमत की भी एक टीम बनी। ये 2 मीटिंग के बाद भाग गए। वो बैरिस्टर गौर ने कहा जी मैं इमरान से मिल गया, कहता हमने कोई बात नहीं करनी, हुकूमत बैठी रही, उन्होंने कहा हमसे आगे बात करें। अभी वो जो है ना वो कमेटी कायम है, ये किसी जगह आते नहीं। इनको सिर्फ एक ही तकलीफ है कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। जब पाकिस्तान बेहतर होता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। आज भी कहता हूं कि बात करें, बैठे, हुकूमत चाहती है कि ऑप्शन से मिल के बात करें। यही देखें जमहूरियत इसी का नाम है। कल ये हुकूमत में थे, आज हम मैं, कल शायद ये हूँ, लेकिन इनके जो हालात है, इनको पता है कि अब ना दोबारा आ सकते हैं, ना इनको फैज हमीद मिल सकता है, ना बाजवा मिल सकता है, ना वो साकब नसार मिल सकता है, जिसकी जो अपनी शक्ल भी अवाम में नहीं ले जा सकते। जिस लीडर के लिए इन्होंने सारा कोई मंसूबे बनाए, वो फिर पाकिस्तान आ गया। भाई उसका वज़ीर आज़म है, बेटी उसकी वज़ीर आला है, ये किधर खड़े हैं? तो इनको शर्म आनी चाहिए। जब आप ऐसे हालात पैदा करते हैं तो फिर लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं मेरे साथ एक आबिद अब्बासी साहब, आप बताइएगा, ज़रबत आप समझते हैं, आप ज़रबत नेशनल प्रेस क्लब के बड़े अहम ओहदेदार हैं, पाकिस्तानी सियासत को भी देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन में कोई कमी आएगी? जो आपने अभी गुफ्तगू सुनी, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि जो खासकर कमेटी की बात तुमने की, PTI और गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसके दरमियान बातचीत का अमल जारी है किसी न किसी हद तक, और मैं समझता हूँ है। और मैं इसको कोट करके बता सकता हूँ कि 2-4 दिन पहले तारिक फजल चोइस साहब ने इस बारे में बड़ा क्लियरली कहा कि हम जो है वो राब्ते में हैं और बड़ा ब्रेक थ्रू आपको जो है मिल पाएगा। तो ये सामने जो है सख्त हो सकता है जिस तरह की सूरत हाल ये अभी भी पाता। देखिए
अपनी अपनी ऑडियंस है, अपने अपने कारकन है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, Yes. उसका बयानी अपनी अपनी तरीके से जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सिचुएशन रहेगी। ये नून लीग और पीटीआई एवरी टाइम हम ये देख रहे हैं कि वो इंतखाबी अमल का जो एक मरला होता है ना, जिसमें हर चीज़ पीक पे दिखती है, तो एवरी टाइम हमें ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है उन लोगों के दरमियान जो पॉलिटिकल तौर पर आगे एक दूसरे के अगेंस्ट है। और जहाँ तक हम ये भी देख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर की सिचुएशन वो भी आपके सामने है, एक दूसरे से मेल जोल भी इस है। दफा तो बजट सेशन अच्छा जी रहा हाँ, है, आप पॉजिटिव देखिए नोट पे हुआ है। मेल जोल है, उठना बैठना है, बातचीत का अमल भी है, और मेरा ख्याल ये होता भी रहना चाहिए अगर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तरक्की की राह पर खुद को आगे लेकर जाना है। जहां तक पेट्रोल की बात कर रहे थे, आप यकीन जानिए पेट्रोल नीचे आना चाहिए। पब्लिक की आवाज है, ठीक पब्लिक कह की रहे हैं। जरूरत है। और फिर यही नहीं, सिर्फ पेट्रोल नहीं, आप पेट्रोल के साथ जिस तरह बाकी महंगाई ऊपर गई थी, जिस तरह रेज हुई थी हर एक चीज की प्राइसेस, उसको नीचे लाना बहुत जरूरी है। आप पेट्रोल अगर 100 पर लाएंगे और बाकी महंगाई स्टिल उसी पोजीशन पर रहेगी, तो पेट्रोल को नीचे लाने में आप जो फायदा आप पब्लिक को देना चाहते हो वो नहीं दे पाएंगे। सही कह रहे हैं। उसके साथ साथ हमें इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, Yes. लोग सूबों में रहते हैं, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को भी इंप्रूव करना चूंकि होगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल डिफरेंट है। हाँ। आप देहात में जाएंगे, आप ठीक कह रहे हैं। कंट्री साइड एरियाज में जाएंगे, आप सूबों के अतराफ में जाएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको 2 वक्त की रोटी जो है ना अभी बड़ी मुश्किल हो रही है, जिस तरह के हालात हैं। मतलब वो तो इसका रियलाइजेशन मेरे ख्याल में नून लीग को भी होगी। बिफोर वी गो फॉर ब्रेक, मैं चाहूंगा ये भी बताएगा, फिर मैं शफी जान साहब के सामने सवाल रखूंगा कि आप कह रहे हैं कि अभी भी इनके राब्ते हैं और भट्ट साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में क्या स्लोगन्स होंगे लोगों के? देखिए, जब तक कि सियासी जमातें इलेक्शन में नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्टो के साथ नहीं आएंगी। आप देखिए 4-4.5 लाख नया वोटर ऐड हुए अब की बार 2021 के बाद। जी हाँ, और जो 33 हल्के हैं उसमें इंतखाबी अमल अपनी जगह, लेकिन जो कैंपेन है वो उस जोरों शोरों के साथ अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई। जब तक पॉलिटिकल पार्टी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं, उन्होंने 45 के 45 हल्कों में मजमूई तौर पर पूरे उम्मीदवार नहीं उतार सकी। कहीं 43 है, 44 हाँ, है, वो कम होता है, है। कहीं adjustment हो जाती है। एडजस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप देखिए कि आपने जब आगे बढ़ना अगर है, वहाँ कश्मीर के अंदर से एक तो आपने टूरिज्म को फरोग देना है, यूथ को वहाँ पर जॉब्स और ये देनी जो है, मसाइल हैं और दीगर। खासकर इस वक्त जो फंडामेंटल राइट्स हम जिसकी बात बार बार करें, ये गवर्नमेंट को हल करने की तरफ जाना चाहिए। और जो वहाँ के सिविक इशू है, जब तक वो हल नहीं होंगे तो फिर आपको आप देखिए, गवर्नमेंट जब ये हल करती है तो वो फिर लोग उस तरफ नहीं जाते जिस तरफ उनको तरगीब दी जाती है। Yes. और आपको उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सतह पर ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे जिससे यूथ ये फील करे कि जो वो डिग्री लेकर आ रही है, जिस काम के लिए वो निकली है, जो उसका पैशन है, जो काम करने की Very उसके good अंदर analysis. इस्तेदाद है, वो कम से कम उसको यहाँ मैसर आ सकेगा। चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इस दुनिया, इससे बाहर की दुनिया हो, आपको उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तो आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी छोटा सा वक्फा शामिल करें, वक्फे बाद आएगा तो शफी जान साहब और सेल्टन नासिर भट्ट से हम और आदिल अब्बासी साहब से आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के थे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शफी जान साहब, मुज़ाकरात की बात हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वैसे आप समझते हैं आपका अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, भट्ट साहब का अपना है, लेकिन जैसे आबिद अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि बातचीत का अमल तो हो रहा है। आज भी वैसे खबरें आ रही थी, मैं दीगर साथियों को भी देख रहा था, वो कह रहे थे कि तय हो रहे बहुत से मामलात। आप समझते हैं कि बैक स्टेज, ज़ाहिर बात है आप लोगों का भी अपना एक इम्पैक्ट है, आप लोगों ने एक पोजीशन ली हुई है और सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों का पाया जाता है। हमने अच्छे उस दिन विजुअल्स देखे, जेल रिफॉर्म्स पे मीटिंग हो रही थी, तमाम वज़ीर आला मौजूद थे, सोहेल अफरीदी साहब भी थे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब भी थी, मुराद अली शाह साहब भी थे और सरफराज बुगटी साहब भी, और बजट के दौरान भी जो है वो मामलात जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या मौका आ गया है कि थोड़ी बातचीत से मामलात को आगे भी बढ़ाया जाए, अपना अपना इख्तलाफ रखते हुए? देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक बातचीत की बात है, हम सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, बिल्कुल हम बातचीत पे यकीन रखते हैं। बातचीत से बड़े सा बड़ा मसला हल हो सकता है। और पख्तूनों का तो अनवार साहब आपको पता है कि हम तो जिरगत कंसेप्ट पे ज्यादा यकीन रखते हैं
लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो मौजूदा टोला है 17 सीटों वाला, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। ये असम्बली में भी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कौमी असम्बली स्पीकर की बात की गई, ये कौमी असम्बली का स्पीकर रोज कहता है कि हमारा दफ्तर इस्तेमाल किया जाए, और फिर जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आती है तो ये मुक्तदरा की तरफ देखता है कि वहां से हामी भरी जाएगी तो मैं नोटिफिकेशन करूंगा। जब कानूनी तकाजे पूरे थे, अचकजई साहब का 5 महीने नोटिफिकेशन रोका गया क्योंकि इनके इख्तियार में नहीं है। ये 17 सीटों पे विराजमान है। जब भी हमने इनको साथ 3 दफा हम मुज़ाकरात के लिए बैठे, हम चीजों को आगे लेके बढ़े, हमने जब भी इमरान खान की बात की 17 सीटों की, नाएल टोले ने कहा कि हम इस मामले में बेख्तियार हैं, हम उनसे पूछेंगे, तो फिर हम आपके साथ बैठ के हमने अपना वक्त तो जाया नहीं करना। हमेशा डेडलॉक इनकी वजह से बरकरार हुआ है। ये बारहा परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की बात करते हैं, तो फिर किनसे करेंगे सर मुज़ाकरात? अनवर साहब, फिर किससे मुज़ाकरात करेंगे? रियासत भी देखें, आपने 3 दफा नासिर भट्ट साहब से बात की, इनके पास 26 नवंबर और 9 मई के अलावा कुछ नहीं है। आप दोबारा भी उसके पास जाएंगे, 2-3 बातें करेंगे, फिर 26 नवंबर 9 मई को याद आ जाता है। वो कह रहे 190 मिलियन पाउंड भी है। जी ठीक है, ठीक है। अजमल साहब का केस भी हमारे पास है, डॉन लीग्स भी हमारे पास है, मेमो गेट भी हमारे पास है। मैं तो चाह रहा हूं कि आप मुश्तरकात पे बात करें, हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है, किसी अच्छे नोट पे खत्म करें। इसने अगवा किया, उसका केस भी हमारे पास है। देखिए इनकी कारकर्दगी मैं आपको बताता हूं सर, वो बता दिए सर, वो पहले भी 300 का मिल रहा है। नहीं, अभी मुझे 2 मिनट दे। अच्छा 2 मिनट, ठीक है। 300 का मिल रहा है, हमारी कारकर्दगी 184 का डॉलर 284 में है। जी 184 का डॉलर 284 में है। सबसे ज्यादा इस वक्त 45% गुर्बत तक लकीर जो है वो पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की 41 साल दौर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त है। महंगाई आपके सामने है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर की प्राइसेस 200% तक बढ़ चुकी है, जिसमें आटा, दाल, चीनी, सब्जी आती है। ये इनकी परफॉर्मेंस है। ये जो ना एल टोला बैठा हुआ है, ये तो आपने सर लेकिन सर ये आप अब सुन लें। अब ये कहते हैं कि जी हम बड़े अच्छे सफारतकार हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, सालसी का रोल प्ले किया गया, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। उस सालसी के रोल में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या तेल सस्ता हो गया? तेल उल्टा महंगा हो गया है। ठीक है, तेल उल्टा महंगा हो गया है। अब ये क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि इमरान खान के टाइम में हम बिल्कुल तनहा हो गए थे। भाई अभी भी तो आप एक मुल्क से कर्जा लेते हैं, दूसरे दोस्त मुल्क को वापस कर देते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस है। अब 70 से ज्यादा MAU 50 दौरे में शहबाज शरीफ ने बाहर जाके साइन किए। एक MAU पे मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जितने MAU साइन हुए, जिस तरह बोगस तरीके से ये फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत हुए, तमाम MAUs भी बोगस थे। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं है। चले अब इसका जवाब टोली की परफॉर्मेंस है। अब बस सर टुवर्ड्स द एंड भट्ट साहब बताइएगा, वो तो आपकी कारकर्दगी शफीजान साहब बता रहे हैं। मैं बताता, देखे ना, इनको इनके दिल में आके मैं बताऊंगा, हमारी सफारतकारी आज दुनिया में खड़ी है वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान ने क्या हासिल किया हो चुका है। अब एक बात बताएं, मैं पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? भाई आपने जो कुछ तो भाई इस मुल्क की कर रही अल्लाह के हुक्म से, हम वो 9 मई पे आ जाए, 26 नवंबर पे आ जाए पहले जी। और हमारे जो कहते हैं ना कि बयानियाबाद में इनका लोग कहते हैं कि पहले इमरान खान अल्लाह माफ करे फिर पाकिस्तान। इनको कहीं ये रवैया चेंज करें, हमारे साथ बैठे, पाकिस्तान की बेहतरी। वो कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं है। मैं उनका कह रहा हूँ, वो आपके बारे में ये कह रहे हैं। इख्तियार हमारे पास है, हमारे पास इख्तियार है ना कि जब प्राइम मिनिस्टर ने, जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कहा कि अब आप अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि हिंदुस्तान को समझ आए। फिर वो आर्मी चीफ ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि दुनिया ने देखा। आज भी ये बात मान लो, एक बात कर लो, आज भी इमरान खान अगर ये माफी मांग ले कि मैंने अपने लोगों को, वो यास्मीन राशिद का पता नहीं, इधर जाओ, माफी मांग लेता उस वक्त भी, तो शायद वो इदारा भी माफ कर देता और अदालतें भी इनको माफ कर देती। अगर ये कह रहा था मुझे CCTV फुटेज दिखाओ, हर चीज दिखाई, ये कहते हैं वो है ही नहीं, हम है ही नहीं वो, तो ये ना करके इन्होंने एक जिद पकड़ी हुई है। इमरान खान कहता है कि फिर कोई आए, फिर कोई ऐसा फैज उम्मीद है मुझे ले आए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, इनके पास अपना अपोजिशन लीडर नहीं है। महमूद खान अचकज़ई जिसकी ये नकलें उतारता था, ये तो फिर अपना वो कहते हैं ना कि फिर इसको, मैं कहता हूं कि इसको ख्याल आना चाहिए कि जिस बंदे के बारे में जो कुछ ये हरकतें करता था, उसके पीछे, मौलाना साहब के पीछे अब ये नमाजें पढ़ते हैं। इनको पता लग गया कि गलत है। आज भी कहता हूं कि अपना जो किबला ठीक कर लो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक हो जाओ। कोई दुश्मन पाकिस्तान पे हमला करे तो एक आवाज हो जाओ। मेरे ख्याल में ईरान होना है, हम अभी भी खड़े हैं।
कि आपके साथ मुज़ाकरात करें, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम अपने देखें इलेक्शन है ना, ये कहते हैं सर वक्त खत्म हो इलेक्शन है, जाए। हम नहीं मानते, हम कहते हैं जी गलत। उसके लिए क्या हल है कि हम हुकूमत और अपोजिशन बैठे, नया इलेक्शन कमीशन आए, Yes. रिफॉर्म्स बने, तो 12 इलेक्शन अब हो तो आए और उसकी माने। इसके लिए क्या है, हम सब इकट्ठे हो जाएं। लेकिन इनका एक ही वतीरा है कि जी उसको बाहर निकालो, भाई उसको बाहर निकालना है तो जाओ अदालत उसके के लिए भी पास। बातचीत करनी पड़ेगी ना सर, और अदालती निजाम होगा। बट सब कोई कहते जी। हैं हमें इतराज नहीं होगा। हाँ, अदालती रिफॉर्म और इलेक्शन कमीशन की वो होनी रिफॉर्म चाहिए। के लिए- सर बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जा रहा है। नासिर भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, शफी जान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिद अब्बाई साहब आपका भी सर बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार महतू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार महतू साहब, मैं आपको सुन रहा था, आपकी इकोनॉमी पे ग्रिप है, जरा बताइएगा ये जो फिगर्स बता रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल का अहाता कीजिएगा, आप समझते हैं बेहतर है या बंद गली में दाखिल हुई भी है? देखिए अनवर साहब आपका शुक्रिया। मैं तो चाहता था कि शफी जान साहब से मेरी आप डायरेक्ट बात कराते तो अच्छा था, लेकिन मैं उन्हें जवाब देता हूँ। वो तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। 2 दिन पहले सलमान गुल राजा साहब ने यहाँ लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी। तो उन्होंने कहा कि 40% स्टंटिंग रेट हो गया है बच्चों का पाकिस्तान के अंदर 5 साल से कम उम्र के। तो मैंने उसी वक्त भी, और शफी जान साहब के लिए भी ये फिगर है कि 40% अगर नेशनल एवरेज है तो फाटा के जो मर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 48.3% है, यानी 8.1% ज़्यादा है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं तो नेशनल एवरेज 37% है, फाटा के मर्ग डिस्ट्रिक्ट 62.5%, और चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी के अपने हल्के में ज़िला खैबर में 53% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। 53% चिल्ड्रन अगर आउट ऑफ स्कूल है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये डिविजिबल पूल से हटके मैं बात कर रहा हूं सर कि जब इमरान खान ने मर्ज डिस्ट्रिक्ट उनकी हुकूमत ने किए थे ना ये 7 अजला फाटा वाले, तो जो आखिरी बजट है उनका 2021-22 का, उस वक्त उन्होंने वफाकी हुकूमत की तरफ से फाटा के लिए और वहां के लिए जो ग्रांट्स दी थी वो 240 अरब रुपए थी। जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 30 जून को, अनवार साहब उसके अंदर 432 अरब रुपए की तकरीबन डबल ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। डिविजिबल पूल की बात नहीं कर रहा, उसके हट के बात कर रहा हूं। तो ये इनको पता नहीं, इन्होंने एक स्टीरियोटाइप अपने ज़हन में गढ़ी हुई है और फर बोलते जाते। किसी दिन मुझे इनके सामने बिठाएं, मैं ये जो फिगर मैंने दिए हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की अपनी किताबों से मैंने लिए हैं, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चेक कर लें, अगर गलत हुए तो जो मर्जी सजा दें। तो ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, गलत फिगर कोट करते जाओ और लोगों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते जाओ। बिल्कुल, आपने जो सर खुदा के लिए टेबल पे बैठे, फैक्ट के साथ बैठे। यस, मैं एग्री करता हूं, हम एक डिशेस रखेंगे, उसमें आप भी अपने फैक्ट फिगर लाइएगा। हम चाहेंगे कि केपी से भी नुमाइंदा कोई हो, वो भी फैक्ट फिगर लाएं बाहर के। लेकिन टेक अवे ये है कि बातचीत से मसाइल हल होंगे, और इलेक्शन जो है मेरे ख्याल में वो बेहतरीन अमल होता है जिसमें लोग अपनी राय का इजहार करते हैं कि कौन जो है वो सही डगर पे चल रहा है और कौन जो है उसको अपनी सिमत को दुरुस्त करना है। यही हमारा टेक अवे है। प्रोग्राम सच में निश्चित कैसी लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।